चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड और एनोड पर कौन सा उत्पाद बनेगा, कौन सी गैस बनेगी, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। आज हम उसके आगे चलते हैं और आज हम बात करेंगे फैराडे के नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, देखो फैराडे के जो नियम है वो दो नियम है और इम्पोर्टेंट है फैराडे के दो नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग फैराडे पे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रथम नियम। देखो प्रथम नियम क्या है उसको समझ लेते हैं। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास में कोई एक सेल है, ये सेल है हमारे पास में, ठीक है, और इस सेल में उसी प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल है और इस सेल में हमारे पास में जो यौगिक है वो इकट्ठा हो रहा है, या प्लस है या माइनस है, तो प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर एकत्रित हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जो निर्माण हो रहा है तो नेचुरल सी बात है, निर्माण होने के लिए क्या करना पड़ रहा है हमको? ऊपर से यहाँ पर धारा प्रवाहित करनी पड़ रही है, करंट, ठीक है, ये पास कर रहे हो, यानी कि नेचुरल सी बात है चार्ज पास करो। यहाँ पर अगर बात करें तो आवेश जो है उसको आप इसमें डाल दो। तो फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा या प्राप्त मात्रा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ या जो भी प्राप्त हो रहा है उसकी जो मात्रा होती है वो उसमें जो आवेश प्रवाहित किया जाता है, आवेश जो उसमें प्रवाहित किया जाता है उस प्रवाहित के समानुपाती होती है। क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर, जो भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर होगा या फिर एनोड पर होगा, उसकी जो मात्रा होगी वो समानुपाती होगी जितना भी उसके अंदर आवेश प्रवाहित किया जा रहा होगा। क्लियर है? जितना भी उसमें आवेश प्रवाहित किया जा रहा होगा उसके वो समानुपाती होगा। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समझ में आ गई बात? क्लियर है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त या उत्पत्ति, कुछ भी बोल सकते हो, प्राप्त या उत्पत्ति कुछ भी आप बोल सकते हो, प्राप्त पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उस सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आवेश के समानुपाती यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर जो बात आ गई वो आ गई W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर है? अब Q की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो Q बराबर होता है I इंटू T। ये सूत्र होता है, जानते होगे आप लोग। I क्या होता है? I होता है धारा, जिसको हम लोग धारा, करंट जिसको बोलते हैं, और T क्या होता है? T होता है समय, टाइम, समय ले लिया है। तो धारा जो होगा, धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक भी ध्यान रखना है, वो किस में होता है? एम्पियर में होता है, और जो टाइम लिया जाता है वो किस में होता है? सेकेंड। क्लियर? तो अगर मैं इसको लूं और इसके बेस पर बात करूं तो अब यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा W समानुपाती I इंटू, बोलो क्लियर हो गया? यानी कि धारा जो समानुपाती होगी वो प्रवाहित, जो पदार्थ की मात्रा होगी वो समानुपाती होगी प्रवाहित धारा के और समय के गुणनफल। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। चलो आगे देखते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नियतांक लाना पड़ेगा, तो यहाँ नियतांक लेके आते हैं Z, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ZIT। ये बात समझ में आ गई? अब Z क्या है? नियतांक है, और Z कौन सा नियतांक है? इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर Z को बोला जाएगा, इसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्लियर है? इसको बोला जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये Z हो गया, तो Z हो गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्लियर? दूसरी बात,
Z की जो वैल्यू होती है वो होती है Z बराबर होता है E डिवाइड बाई 96500, ये होता है। तो Z की वैल्यू होती है वो होती है E डिवाइड बाई 96500। E क्या होता है? E होता है जो भी पदार्थ है उसका तुल्यांक होता है, तो पदार्थ का तुल्यांक भार हो जाता है। क्लियर है? पदार्थ का तुल्यांक भार डिवाइड बाई कितना होगा? 96, तो पदार्थ का तुल्यांक भार डिवाइड बाई 96500। तो फाइनली अब यहाँ पर हमारे पास में आ गया W इक्वल टू आ गया E आ गया, I आ गया, T आ गया, डिवाइड बाई 96500। ये हमारे पास में पूरी तरीके से एक सूत्र मिल गया यहाँ पर, वो हो गया W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। E हो गया आपके पास में पदार्थ का तुल्यांक भार, W का मतलब हो गया पदार्थ की मात्रा, I का मतलब हो गया करंट, T का मतलब हो गया टाइम। 96500 वहां पर ले लिया। अब ये क्या है 96500? ये कूलाम और फैराडे का मामला है कि एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96500 कूलाम। ये वो वैल्यू है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जो मान लिखा गया होगा वो किस बेस पर लिखा गया होगा? 96500 की जो वैल्यू है वो किस बेस पर लिखी गई होगी? कूलाम के बेस पर लिखी गई है। एक फैराडे बराबर 96500। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? तो पहला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि पहला फॉर्मूला क्या है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? चल ठीक है, नोट करो फिर आगे बताओ। तो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने ऐसे लिया कि हमारे पास में कॉपर सल्फेट विलयन है। क्वेश्चन को देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर धारा, इसको समझिएगा, 2 एम्पियर धारा को 965 सेकेंड, ठीक है, तक 965 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ ये था कि कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पियर धारा को 965 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? इलेक्ट्रोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी? इलेक्ट्रोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो प्रश्न को जो हम पढ़ रहे हैं तो प्रश्न को पढ़ने पर हमें क्या क्या चीजें मिल रही है वो देख लेते हैं। पहली चीज हमें जो मिली है वो ये मिली है कि धारा कितनी है। धारा होगी हमारे पास में 2 एम्पियर, पहली चीज, ठीक है। टाइम कितना हो गया हमारे पास में? 965 सेकेंड हो गया, ये भी ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कॉपर की मात्रा, यानी कि W ऑफ कॉपर पूछा गया। तो फैराडे के प्रथम नियम का पालन कर रहा है, और फैराडे का प्रथम नियम का पालन कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। हो गया, W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। अब एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें कॉपर का भार निकालना है, यानी कॉपर का भार निकालना है, तो जिसके बारे में हमें ज्ञात करना है तुल्यांक भार भी उसी का ही होगा। विलयन कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया गया है वो कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किस बात का है? मतलब इस बात का है कि उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है जिसका हमें कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अगर कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट करने के लिए मतलब जो यहां पर होगा वही यहां होगा, ऐसे समझ गए ना? तो इक्विवेलेंट वेट कॉपर कितना होता है? 63.5 डिवाइड बाई 2। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट डिवाइड बाई वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर, वैलेंसी कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर है 63.5 बाई 2, ये वैल्यू आ रही है। अब समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ कुछ भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट का मत निकालने बैठ जाना, कॉपर का जो हमें निकालना है, यानी जिसका भार दे रखा है, जिसके बारे में बात चल रही है उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देन अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की बात करेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया हमारे पास में, तो वेट ऑफ कॉपर यहाँ कितना रखेंगे? 63.5 बाई 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। यहाँ कितना है? 96। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में सेकेंड की जगह मिनट आ सकता है, घंटे आ सकता है, तो चाहे सेकेंड आए चाहे मिनट आए चाहे घंटे, सब सेकेंड में ही ले लें, ठीक है। उसको मिनट में, मिनट होगा तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, घंटे है तो फिर उसको
सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं? वेरी गुड। और 1 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट कितने घंटे होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड बराबर कितने मिनट होते हैं? कितने मिनट होते हैं? नहीं होते? 1/60 नहीं होता है, ये कहता होते ही नहीं है। यही तो बात, तभी तो हम लोग पीछे चले गए। क्लियर है? 96500 क्लियर। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। आगे की कहानी तो आपको पता ही है, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे रहेगा 63.5, बाकी तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर ले। ये यूनिट क्या होगी? यूनिट ग्राम में रहेगी, ठीक है, ग्राम में ही रहेगी। वेट निकालना है ना, तो वेट की यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर? ग्राम में ही रहेगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ये ले रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे पास में ZnSO4 विलियन है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ZnSO4 विलियन है, ये हमने ले लिया, ZnSO4 विलियन है। और क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है कि ZnSO4 विलियन में 5 फैराडे, बात को समझिएगा, 5 फैराडे आवेश हमने प्रवाहित किया है। 5 फैराडे आवेश हमने प्रवाहित किया है, 5 फैराडे आवेश प्रवाहित किया है। तो बताओ जिंक का भार या कितना जिंक प्राप्त होगा? कितना जिंक प्राप्त होगा? सिंपल है, सिंपल, फॉर्मूला वही है, सारी चीजें वही है, कर लेंगे सॉल्व इसको। क्लियर है? तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, W इक्वल टू कितना होगा? ZIT डिवाइड बाई 96500। लेकिन यहाँ पर बात चल रही तो कूलाम की होगी, और जब बात कर रहे हैं फैराडे की, इसकी जगह पर अपन क्या रखना पड़ेगा? फैराडे। अरे हाँ है ना, तो ये फैराडे हो जाएगा। IT डिवाइड बाई 96500। आवेश की बात चली, आवेश फैराडे में, आवेश कूलाम में होगा तो ये रखना होगा, तो आवेश फैराडे में होगा। क्लियर है? अच्छा ई, हाँ एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर ई क्लियर। W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। अब ई कितना रखा जाएगा? ई कितना रखा जाएगा? ई कितना हो जाएगा? Zn का कितना होगा? 65। वैलेंसी कितनी होती है? तो वेट ऑफ जिंक यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? 65/2 इंटू कितना फैराडे। आगे बात समझ में? ये वैल्यू आपके सामने। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको एक आवेश दिया होगा या आवेश की गणना करने के लिए बोला होगा, भार दिया होगा, जो कुछ भी दिया होगा एक दूसरे के उसको हल कर लेंगे फॉर्मूले से। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब कुछ और बातें यहां पर लेते हैं। देखो हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रोड पर कोई पदार्थ जो है वो प्राप्त हो रहा है, उसके भार के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हो सकता है भार की जगह कोई पदार्थ की जगह कोई गैस हो रही हो, कोई गैस प्राप्त हो रही हो, ठीक है। तब यहां की कहानी क्या होगी? तो चलो उसको सीख लेते हैं। तो प्रश्न पॉइंट ये है कि यदि कोई गैस निर्गत हो रही है, अब बात यहां पर आएगी, यदि कोई गैस निर्गत हो रही है, और जब गैस निर्गत होगी तो बेटा उसका क्या लिया जाएगा? उसका क्या पूछा जाएगा? 100% उसके आयतन के बारे में गणना की जाएगी, यानी कि उस गैस के आयतन के बारे में गणना की जाएगी। भार तो होगा ही नहीं, आयतन ही होगा। अब ऑक्सीजन निकल रही है या क्लोरीन निकल रही है या हाइड्रोजन निकल रही है, वैसे तीन ही गैस सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेंगी। ऑक्सीजन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी और क्लोरीन मिलेगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। तो चलो पॉइंट ये उठता है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कैसे इसको हल करेंगे। तो पहली बात देखो, फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन है, सुनिएगा। वहां हमने फॉर्मूला लिया था, W इक्वल टू लिया था EIT डिवाइड बाई 96500। बात को समझ में आ गया? ये तो हमने भार की बात की। अब हम बात कर रहे हैं गैस की। तो यहां पर होगा V गैस, यहां पर होगा VE। ये क्या होता है मैं भी बताता हूं आपको। VE, बस बाकी कोई बदलाव नहीं, बाकी एज इट इज।
ये थोड़ा सा यहाँ पर एक नई बात आई। क्लियर? ये थोड़ी सी नई बात आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर V गैस का मतलब हुआ है तो ये हो जाएगा निर्गत गैस का आयतन। निर्गत गैस का आयतन, जो भी गैस का जो गैस निर्गत हो रही होगी उसका आयतन होगा। अच्छा, ये जो कहानी जो चल रही है वो हमेशा एसटीपी एनटीपी पे चलेगी, ये भी बात ध्यान रखना है। एसटीपी एनटीपी, हम लोग एसटीपी एनटीपी एक ही मान के चलते हैं, कोई चेंज नहीं मानते। तो ये एसटीपी एनटीपी भी होगा जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो V गैस होगा निर्गत गैस का आयतन होगा, पहली बात। और दूसरी बात VE क्या होता है ये समझना है हमें। VE यहाँ पर गैस लिख दे रहा हूं मैं। VE गैस का मतलब क्या होता है? ये होता है जो गैस हो रही है उसका तुल्यांक आयतन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं गैस का तुल्यांक आयतन। तुल्यांक आयतन, ठीक है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये जो चीज यहाँ पर आ गई इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि गैस का तुल्यांक आयतन, ये पहले सीखना पड़ेगा। जैसे हमने वहां तुल्यांक भार सीखा था, वहां तुल्यांक भार सीखा था, यहाँ पर हम क्या सीखना पड़ेगा हमको? तुल्यांक आयतन। तो चलो बात करते हैं तुल्यांक आयतन क्या होता है। ये समझ में आ गया, बाकी समझ में आ गया, बाकी कहानी समझ में आ गई है। क्या दिमाग में रखना है पहले ये देख लो, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम रखना है, यहाँ पर भार था तो यहाँ पर क्या रखना है? गैस रखना है, गैस का आयतन रखना है। यहाँ E है तो यहाँ क्या रखना है? VE रखना है। बाकी एज इट इज है IT96500 एज इट इज है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब गैस के मामले में ये बात यहाँ पर रखी जाए। क्लियर है? अब पॉइंट उठता है कि भाई ये VE क्या है? VE क्या है? तो VE के बारे में अब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। VE यानी कि मैंने अभी आपसे बोला VE का मतलब हो गया गैस का तुल्यांक आयतन। और ये कहानी कहां पर है? फिर वही बात है, एसटीपी और एनटीपी, ठीक है। तो VE क्या होता है? VE होता है 1 ग्राम, जो भी गैस है उसका 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक गैस का आयतन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम तुल्यांक गैस का आयतन। मतलब जो गैस है वो अगर 1 ग्राम तुल्यांक हो जाए, या 1 तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक मतलब 1 तुल्यांक, समझ में आ गया? तो 1 तुल्यांक अगर हो जाए तो उसका आयतन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 1 मोल होता है तो कितना होता है? 1 मोल अगर कोई गैस होती है एसटीपी एनटीपी पे तो उसका आयतन कितना होता है? 22.4 होगा कि नहीं होगा? तो 22.4 होता है जब 1 मोल होगा, तो 1 मोल का तो फिक्स्ड है। तो उसी तरीके से उस गैस का अगर 1 ग्राम तुल्यांक लेना हो तो 1 ग्राम तुल्यांक अगर मैं लूं उस गैस का तो उसका आयतन कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? चलो उसको देख लेते हैं। मतलब ये बात तो आपके दिमाग में बैठ गई ना कि 1 ग्राम तुल्यांक गैस का आयतन ही VE होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन जो है अगर ये 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर होता नहीं। तो 1 ग्राम तुल्यांक अगर लेंगे तो उसका आयतन कितना होगा? तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा 22.4, 1 मोल को तुल्यांक में कन्वर्ट करना होगा। बस इतनी सी बात होगी कि 22.4 बटा n गुणांक, बस इतना ही तो करना होगा। क्लियर है? 22.4 बटा n गुणांक, इतना ही तो करना होगा। अरे हाँ या ना भाई? तो यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, बात करें तो 22.4 बटा n गुणांक, तो ये तुल्यांक के बराबर हो जाएगा, होगा। और कितना होगा यहाँ पर? n गुणांक कितना होगा? खुद सोचो, 2H प्लस है, किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? S2 में। तो n गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 22.4 बटा 2 बराबर 11.2 लीटर। किसमें चलेंगे बात? तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि 1 ग्राम तुल्यांक या हाइड्रोजन का 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक H2 का आयतन कितना हो जाएगा? H2 का आयतन बराबर हो जाएगा 11.2। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? 1 ग्राम तुल्यांक H2 का आयतन 11.2 लीटर। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो अगर हाइड्रोजन की बात चलेगी तो वहां पर क्या लिखना होगा? VE की जगह क्या लिखना होगा? 11.2। अगर मैं बात करता हूं, अब इसी तरीके समझ में आ गया होगा, अब मैं इसी तरह क्लोरीन के लिए बात करता हूं। 1 ग्राम तुल्यांक Cl2 का आयतन कितना होगा उसको देख लो, बताओ।
Cl2 में भी तो वही होती है, n फैक्टर कितना होगा 2, अरे Cl माइनस Cl2 में जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Cl2 में, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। बोलो आ गया तो। और 1 ग्राम तुल्यांक 3 के लिए आप ध्यान रखो O2 का आयतन, O2 का, अब यहाँ कितना होगा, O2 की बात करें तो ऑक्साइड से परिवर्तित हो रहा होगा कि नहीं होगा, या तो ऑक्साइड से होगा या OH माइनस आयन से होगा, अरे या तो ऑक्साइड से होगा या फिर OH माइनस आयन से होगा, ठीक है, तो ऑक्साइड से ले लेता हूँ या OH माइनस आयन से लोगे तो यहाँ पर O2 में जाएगा, तो यहाँ संतुलित करोगे तो यहाँ पर आएगा 4, देखो थोड़ा चाहो तो OH माइनस को संतुलित करो, तो OH माइनस संतुलित करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी और 4 का फर्क पड़ेगा, कितने का फर्क पड़ेगा, 4 का फर्क पड़ेगा, क्लियर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितने डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5.6। तो ये 3 पर आप ज्यादा फोकस करना, यही आपको क्वेश्चंस में, ये किसके मान है बेसिकली, ये Ve का मान है। अब समझ में आ गया होगा, अब डर नहीं लग रहा होगा, है ना, कि गैस के लिए अपन को ये ध्यान रखना है, और कोई पदार्थ अगर वहां प्राप्त हो रहा है तो उसको फिर उस तरीके से देखना है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, चलो ठीक है, नोट करो, फिर क्वेश्चन करा। तो चलो एक प्रश्न ले रहे हैं, एक प्रश्न ये है हमारे पास में कि हमारे पास में अगर हमने ले लिया HCl विलियन लिया, हमने HCl विलियन, बात को समझिएगा, और HCl विलियन में हमने यहाँ पर आवेश प्रवाहित किया है, और आवेश लगभग जो है वो मैंने ऐसे लिया है 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर धारा को 965 सेकेंड तक पास किया गया है, 965 सेकेंड शॉर्ट में लिख दिया मैंने। HCl विलियन में 2 एम्पियर धारा को 965 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस जगह पर हाइड्रोजन व निर्गत Cl2 का आयतन क्या होगा। वही STP की कहानी है भाई, ये ध्यान रखना, आयतन निकालना है, बात STP पर ही रहेगी, मतलब STP NTP पर ही रहेगी। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गया। वॉल्यूम निकालना है बेसिकली, तो चलो शुरू करो हमारे साथ में, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा वही है भैया, किसी भी गैस का आयतन निकालना होता है तो उस गैस का तुल्यांक होता है, फिर I होता है, फिर T होता है, फिर 96500 होता है, तो VEIT डिवाइड बाई 96500, ये गैस का और ये सारी कहानी क्लियर है। V गैस इक्वल टू VEIT डिवाइड बाई 96500। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, तो अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या होगा 11.2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 2 है, T की वैल्यू कितनी है 965 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 96500, बस में आ गया, कुछ बचा ही नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से इसको काट दें, यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो गया, 100 हो गया तो 22.4 में 100, तो पॉइंट आ जाएगा मेरे हिसाब से 0.224, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लो, वॉल्यूम ऑफ O2 की बात कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में 5.6। देखो बस इतना ही ध्यान रखना है कि वहां है क्या, एक मिनट मैं गलत बोल गया, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेम रहेगा 11.2 इंटू 2 इंटू 965 डिवाइड बाई 96500, क्लियर है, तो 0.22। और अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि बताओ दोनों का योग कितना होगा, अरे दोनों का योग कितना होगा, कर लोगे हो जाएगा भाई, दोनों का योग कितना होगा कर लोगे ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देता हूं, एक क्वेश्चन है, अगर मैं जल ले लूं और जल का विद्युत अपघटन करो, सुनिएगा मेरी बात को, जल ले रहा हूं मैं और जल का विद्युत अपघटन कर रहा हूं, ठीक है, और इसमें मैंने 2 फैराडे आवेश को प्रवाहित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है सुन लो, जल है, जल का विद्युत अपघटन किया है और 2 फैराडे आवेश इसमें प्रवाहित किया है,
2 फैराडे आवेश इसमें प्रवाहित किया है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोडों पर, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त गैसों का कुल आयतन। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्राप्त गैसों का कुल आयतन। तो हमारे पास जल है, 2 फैराडे आवेश है, इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त गैसों का कुल आयतन। तो आप लॉजिक लगाओ कि जल है हमारे पास, और जल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जल के बारे में बात करने पर हमें 2 चीजें प्राप्त होंगी, एक तो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमसे ही पूछा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्राप्त हो रही है उनका कुल आयतन कितना है, यानी कि दोनों का योग पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखा जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कर लोगे मेरे हिसाब से, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, बोलिए हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करो आप, कितना होगा सोच के देखो, यहाँ पर कितना होगा बच्चों, यहाँ कितना होगा, बी किसका ले रहे, हाइड्रोजन का ले रहे, यहाँ कितना हो जाएगा। अब फैराडे में दे रखा है तो समझ में आ गया होगा दिमाग में, IT डिवाइड बाई 96500 की जगह रख देंगे 2 रख देंगे, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 11.2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा 22.4, ठीक है। O2 ले लो बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5.6 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 11.2, दोनों 11.2 दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 33 पॉइंट, आ गया ना क्वेश्चन, है ना सिंपल, क्लियर है। तो कर लोगे ऐसा कोई क्वेश्चन कहीं पर भी हो जाएगा, इधर से भी कोई भी गैस मिल जाए या कोई पदार्थ मिल जाए तो फैराडे का प्रथम नियम लगाना है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक, चलो ठीक है। अब देखो, अब एक छोटी सी बात और, बस बात खत्म, एक छोटी सी बात और कि यदि प्रश्न में, अब सुनना मेरी बात को, अब यहीं पर मैं एक बात और जोड़ रहा हूं कि यदि धारा क्षमता, करंट इफिशियंसी दी गई हो तब देखो बेटा, करंट इफिशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईटा, ठीक है, ईटा बोलते हैं इसको, पूछ लंबी होती थोड़ी सी, लंगूर, ठीक है। तो करंट इफिशियंसी तुम क्या नीटा बोलोगे, अच्छा तुम्हें जो है, तो बाद में मैं पीटा है, हाँ, और घर वालों ने घसीटा इस चुपचाप पढ़ो इसको ईटा, ठीक है, ये आगे कहानी कर लो, वाह। तो ईटा देखो, तो ईटा गिवन है, ईटा का मतलब क्या होता है, करंट इफिशियंसी का मतलब, करंट दक्षता भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दक्षता का मतलब ये होता है कि भाई धारा या आवेश पूरी तरीके से नहीं आ रहा, सेल से तो 100% निकल रहा है, लेकिन जो मिलना चाहिए, जो बैटरी से 100% निकल रहा है, लेकिन जो पहुंचना चाहिए, जो प्रयोग हो रहा है वो उससे कम हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं धारा क्षमता, मतलब क्षमता के अनुसार, तो प्रतिशत में दिया जाता है वो हमेशा जो ईटा होता है वो होता है प्रतिशत। अगर प्रश्न में कहीं पर प्रतिशत में धारा क्षमता दी जाए तो फिर फॉर्मूले का रूप देख ले लो, बस और कुछ नहीं है, यह होगा EIT डिवाइड बाई 96500 एज इट इज रखना है, और यहाँ पर रखना है ईटा बाई 100, बस ये ध्यान रखना, मतलब उतने का गुणा कर देना भाई, उतने का, अरे भाई उसी हिसाब से उसका जो पदार्थ प्राप्त होगा उसकी मात्रा में भी तो परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम पूरी की पूरी करंट इफिशियंसी लगा दें, 100% करंट इफिशियंसी होगी तो ज्यादा पदार्थ प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम 50% 60% ही आवेश दे रहे हैं, अगर हम आवेश ही कम दे रहे हैं तो फिर नेचुरल सी बात है कम ही होगा, ये समझ में आ गया।
तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। पहली बात तो W इक्वल टू EIT इंटू डिवाइड बाई 96500 मल्टीप्लाई बाई ईटा बाई 100। और दूसरा वॉल्यूम पे ले लो, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T डिवाइड बाई 96500 और यहाँ पर भी हो गया ईटा बाई 100। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है AgNO3 विलियन है और इस AgNO3 विलियन में 5 फैराडे आवेश जो है उसको प्रवाहित किया गया है। 5 फैराडे आवेश को प्रवाहित किया गया है। Ag3 विलियन में 5 फैराडे जो आवेश है उसको प्रवाहित किया गया है और वहां पर धारा दक्षता करंट इफिशियंसी हमें दे रखी है 60% करंट इफिशियंसी है। 60% करंट इफिशियंसी, धारा दक्षता जो है वो 60% है। तो बताओ वेट ऑफ Ag कितना होगा? तो मैंने क्वेश्चन को तो बोल दिया है और लिख शॉर्ट में दिया है। समझ में आ गया कि भाई कितना वहां पर सिल्वर जो होगा वो प्राप्त होगा। अगर हम AgNO3 विलियन में प्रवाहित कर रहे हैं 5 एम्पियर आवेश, 5 फैराडे आवेश उसमें प्रवाहित किया गया है और उस सेल के लिए जो धारा दक्षता है वो 60% है। तो उस स्थिति में वहां पर कितना मान होगा? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला वही है, कोई डाउट नहीं है। तो W इक्वल टू यहाँ पर E कितना होता है? E कितना होता है Ag का? E होता है 108/1। सिल्वर का 108 होता है, ठीक है ना? 108 क्लियर। तो 108/1 तो 108 तो यहाँ रखेंगे बटा 1 होगा इंटू 5 होगा इंटू 60 होगा डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, यही आपका वेट आ जाएगा। क्या कहा मैंने? 108/1 इंटू 5 इंटू 60/100। कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक? तो धारा दक्षता अगर प्रश्न के अंदर हो, करंट इफिशियंसी अगर हो, तो फिर उसको किस तरीके से हल किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो एक और बात। हमने यहां पर एक शब्द लिखा है Z। एक क्वेश्चन इस पर भी छोटा सा आ जाता है। अब सुन लो, पहले सुन लो, बाद में नोट करना, पहले सुन लो। एक क्वेश्चन Z पर भी आ जाता है। Z बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया E डिवाइड बाई 96500 ये होता है। क्लियर है? अब मान लेते हैं आपके पास में कोई 2 इलेक्ट्रोड है या 2 यौगिक प्राप्त हो रहे, 2 तत्व प्राप्त हो रहे। तो अगर मैं कहूं कि उनके तुल्यांकों के मध्य में, यानी कि उनके ग्राम तुल्यांकों के मध्य में क्या संबंध होगा, तो 2 अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 96500 दोनों के लिए होगा कि नहीं होगा? दोनों के लिए होगा, चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो, तो ये तो वैल्यू अलग ही हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 कहीं पर लिए गए हैं तो Z1/Z2 इज इक्वल टू यहां होगा E1/E2। ये रहा मेन मुद्दा। तो कहीं पर अगर कहीं कोई प्रश्न, हालांकि प्रश्न वैसे बनने के चांसेस कम है, लेकिन अगर कहीं पर 2 तुल्यांक हो जाए, ठीक है, तो 2 तुल्यांकों का संबंध किससे होगा? 2 उसके तुल्यांक भारों से होगा। समझ में आ गया? तो Z1/Z2 इक्वल टू E1/, छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में फैराडे का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। क्या था प्रथम नियम, वो देख लो फटाफट। मैंने एक सिंपल सी बात बोली है कि जो आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, जितना भी आवेश प्रवाहित कर रहे होंगे, यानी कि जो पदार्थ प्राप्त हो रहा होगा, वो समानुपाती किसके होगा? जो आवेश यहाँ पर प्रवाहित किया गया। फॉर्मूला पता हो गया, W इक्वल टू कितना हो गया? ये फॉर्मूला आ गया, W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500। हमने क्वेश्चन करवा दिए। गैस के लिए क्या होगा? V गैस इक्वल टू VEIT डिवाइड बाई 96500। क्लियर है? तुल्यांक आयतन की बात करते हैं। तुल्यांक आयतन क्या है? तुल्यांक आयतन 1 ग्राम तुल्यांक का आयतन होता है। वो कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया है। मुख्यतः 3 होती है। फिर ये तीनों चीजों के बाद में, और ये बात आपके समझ में, ठीक है बच्चों? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट
फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय। अब इसकी कहानी सुन लेते, फैराडे का द्वितीय नियम यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, इसके बारे में सुन लेते। देखो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है उसको सुन लो। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास में एक से ज्यादा सेल है, सुनिएगा मेरी पूरी बात को, कि एक से ज्यादा सेल है, ठीक है, एक से ज्यादा सेल है और उन सेलों को श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से रखा, मतलब दो सेल है और श्रेणी क्रम में रखा गया है। अब श्रेणी क्रम में रखा गया है तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि दोनों में जो आवेश प्रवाहित होगा वो समान होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान प्रवाहित होता है। आवेश कब बढ़ता है? आवेश तब बढ़ता है जब समानांतर क्रम में रखा जाए। तो यहां से अगर हमने 2 फैराडे आवेश प्रवाहित किया है, यहां से अगर 2 फैराडे आवेश प्रवाहित किया तो 2 फैराडे यहां भी होगा, 2 फैराडे यहां भी होगा, समान होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये बात तो पक्की है कि दोनों में इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो 2 अलग अलग विद्युत अपघट्य हमने प्रयोग किए गए, उसके 2 अलग अलग सेल है और उसको उठा के श्रेणी क्रम में जोड़ा और फिर एक बैटरी जोड़ा जिसमें एक आवेश प्रवाहित किया गया। तो फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि अगर ऐसी स्थिति कहीं पर बनती है, इस प्रकार की स्थिति कहीं पर बनती है, तो ये कहता है कि आपका कोई भी यौगिक, मतलब अब कोई यहां पर प्राप्त होगा या निर्गत होगा, यही तो होगा, चाहे वो कैथोड पर हो चाहे वो एनोड पर हो, कहीं पर भी हो। तो ये कहता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो उस जगह पर जो भी प्राप्त या निर्गत यौगिक होंगे उनके तुल्यांकों की संख्या सदैव समान होगी। क्या कहा मैंने? चाहे वो प्राप्त होंगे चाहे वो निर्गत होंगे, अगर समान धारा है तो उस जगह पर उनके तुल्यांकों की संख्या सदैव समान होगी। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? यदि सेलों को श्रेणी क्रम में रखा जाए, रखा जाए, तब इलेक्ट्रोड पर प्राप्त या निर्गत, इलेक्ट्रोड पर प्राप्त या निर्गत पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या समान रहती है। यह है कहानी, पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या समान रहती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो दिखाता हूं मैं आपको कि क्या सिचुएशन यहां पर होती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां से A प्राप्त हो रहा है और यहां से अपना C प्राप्त हो रहा है। सुनिएगा भाई, मान लिया मैंने, यहां से A प्राप्त हो रहा है और यहां से C प्राप्त हो रहा है। तो हम बोलेंगे A के तुल्यांक बराबर हो जाएगा C के तुल्यांक। अच्छा, ये प्रथम नियम का ही एक रूप है, एक तरह देखो फॉर्मूला क्या था वहां पर, W, ये प्रथम नियम का ही रूप है भाई। कैसे? W इक्वल टू EIT डिवाइड बाई 96500 फॉर्मूला था और W डिवाइड बाई E ही तो तुल्यांक होता है और ये किसके बराबर हो जाएगा? IT डिवाइड बाई 96। और मैं ये क्या होता है? यही तो होता है आवेश। तो मैंने कहा बेटा आवेश तो समान है ना, तो है तो ये वही ना, एक तरह से तो वही है, नियम जरूर उन्होंने लिख दिया लेकिन है तो वही कि भाई ये तुल्यांक जब आवेश समान होगा तो तुल्यांकों की संख्या तो सदा समान होनी है, कि W डिवाइड बाई E तो तुल्यांक है, तो वही चीज यहाँ पर भी होगा। तो A के तुल्यांक बराबर C के तुल्यांक और A के तुल्यांक बराबर C के तुल्यांक हो गया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं वेट ऑफ A डिवाइड बाई तुल्यांक, ये लिख सकते हैं W अपॉन E इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? वेट ऑफ B डिवाइड बाई E। तो फैराडे का द्वितीय नियम फैराडे के प्रथम नियम से ही आ रहा है, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया, रूप बदल दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इससे क्या देखो, इस नियम से हमें फायदा क्या मिलने वाला है वो देखो।
इस नियम से फायदा क्या मिलने वाला है? इस नियम से फायदा ये मिलेगा कि अगर एक सेल में कोई प्राप्त हो रहा है तो हमें दूसरे सेल के बारे में अपने आप इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक सेल लिया, यहां पर ZnSO4 था, तो मान लेता हूं यहां जिंक हो रहा है, मैं मान लेता हूं यहां पर ZnSO4 से जिंक हो रहा है, चलो मैं मान लेता हूं, और यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट से यहां पर Cu प्राप्त हो रहा है। एक जगह पर जिंक प्राप्त हो रहा है, एक जगह पर Cu प्राप्त हो रहा है, या Cu प्रयोग हो रहा है, कुछ भी कर सकते हो आप, प्राप्त हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, कुछ भी मान लेते हैं वहां पे। और उसको उठाई क्या कर दिया, एक प्रोवाइड कर दिया, मान लेता हूं एक ऊपर अपने बैटरी थी उससे अपन ने प्रोवाइड कर लिया। और मैंने कहा यार जो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो यहां पर जिंक जो मिला था वो 6.5 ग्राम मिला था, तो मुझे बताओ यहां पर कॉपर का वेट कितना होगा, है ना सिंपल सा क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ऐसा है कि दो सेल लिए मैंने, दो सेल काम कर रहे, दोनों को स्टडी करने जोड़ दिया, एक धारा आवेश प्रोवाइड कर दिया, आवेश प्रोवाइड करने के बाद मैंने कहा एक जगह पर इतना प्राप्त हो रहा है, तो बताओ दूसरी जगह पर कितना प्राप्त होगा। तो स्थिति बन गई इसी प्रकार की, यानी कि इसका मतलब दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, क्या स्ट्राइक कर जाएगा कि भाई दोनों के तुल्यांक जो हो जाए वो बराबर हो जाए ना, दोनों के तुल्यांक बराबर हो जाए। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे दोनों के तुल्यांक बराबर होंगे तो किसके बराबर किसका होगा, जिंक को किसके बराबर करेंगे, कॉपर। तो वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, और यहां पर हो गया वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो आ गया समझ में, क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, आप कर लोगे क्वेश्चन कि दोनों को बराबर कर दो, वेट ऑफ जिंक डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये यहां रख दोगे, इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है 65/2, यहां पर कॉपर का वेट निकालना है और ये होता है 63.5/2। समझ में आ गया ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी ऐसा हो जाए, कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, दोनों के तुल्यांक जो है उनको बराबर करना है। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखनी होगी, ये तो बात मैंने इसकी रखी है जहां पर एक धातु हो रहा है, एक धातु है, ऐसा भी हो सकता है कोई गैस भी तो हो सकती है। मान लेते हैं यहां पर जिंक था, जिंक प्राप्त हो रहा है और यहां पर हाइड्रोजन गैस हो रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक नियम बना दिया, एक तरीका बना रहा है, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं कि भैया यहाँ जिंक है और वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो जरूरी नहीं है कि जो पदार्थ है उसके भार को उसके तुल्यांक के भार के बराबर करना है, ये जरूरी नहीं है। दोनों जगह पर पदार्थ हो, धातु हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है एक जगह पर गैस भी हो, एक जगह पर धातु हो, या दो गैसें हो। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें सोचना है जो मिलेगा ना सबके तुल्यांक बराबर कर देंगे, बस दैट्स इट। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना एक बार कि एक जगह कुछ ऐसा मिल रहा है तो उस जगह बताओ कैसा कुछ मिलेगा, तो बोले जो कुछ भी मिलेगा उसके तुल्यांक बराबर करूंगा, फिर उसमें कुछ भी लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ, अच्छा यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर जैसे जिंक हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, तो दोनों के तुल्यांक बराबर कर दोगे। अरे होगा कि नहीं होगा बच्चों, दोनों के तुल्यांक बराबर कर दोगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होगी, यहाँ पर एक चीज होगी, अगर गैस है ना तो फिर आयतन होगा, भार नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? आयतन पूछेगा। चलो बना दो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, मान लेता हूं सपोज दैट यहाँ पर 6.5 ग्राम जिंक प्राप्त हो रहा है। कहानी वही है, जो कहानी हमने बनाई कहानी वही है, कहानी वही है, ठीक है। हमने यहाँ से जिंक प्राप्त किया 6.5 ग्राम, तो बताओ जो दूसरा वाला सेल है, कोई भी XYZ कोई भी हो, उसका आयतन बताना है और किस पर बताना होगा, STP पर। ये तो भैया साथ में रहेगा। तो क्या करेंगे, तुल्यांक निकालने, यहाँ पर किसके निकालने, पहले मैं हाइड्रोजन के तुल्यांक निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है, क्या पता है, एक मोल अगर होता है तो 22.4 होता है और 1 ग्राम तुल्यांक होता है तो 11.2 लीटर होता है। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है। तो हम एक काम कर लें, पहले इसके तुल्यांक निकाल लें, तो इसके तुल्यांक कितना होगा, इसका भार हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, तुल्यांक भार हो जाएगा।
अरे हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.1 0.2 आ गया, ये आ गया। तो और ये किसके होंगे, ये होंगे S2 के ग्राम तुल्यांक की संख्या। बोलो आ गया समझ में। और S2 के ग्राम तुल्यांक की संख्या कितनी होगी बच्चों, 0.2 हो गई। तो S2 के ग्राम तुल्यांक की संख्या 0.2 हो गई। तो एक तुल्यांक की संख्या, एक तुल्यांक का आयतन कितना होता है, ये तुल्यांक की संख्या आ गया। तो हमें पता है कि 1 ग्राम तुल्यांक, अगर S2 1 तुल्यांक होता है या 1 ग्राम तुल्यांक होता है, बताओ तो आयतन कितना होता है 22, हाँ क्या होता है 22.4 नहीं होता है, कितना होता है 11.2। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपके पास में, यहां पर हो गया आपके पास में 11.2 लीटर। बोलो बच्चों क्लियर। यहाँ कितना है भाई साहब, यहाँ है 0.2 के लिए। ठीक है, ग्राम तुल्यांक कर लोगे। अब तो आप होशियार हो गए ना, अंदर से महसूस आ गया हो गया कि भाई अब तो हम फोड़ फाड़ देंगे पेपर को। देखो डब्बा गिर गया, डब्बा फूट गया, लेकिन अरे क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये रही आपके पास में कहानी, कब के लिए, जब हमारे पास में गैस। टूटे फटे मरे टाइप के, कुचले टाइप के पड़े रहते हो तुम लोग हैं। मतलब सामने वाला मतलब बेचारा जोश में आए, शक्ल देख के वैसे आधे में हो जाए, ठीक है यार, डर डर के पड़ा है, सामने डर के पड़ा है, पता लगा ऐसा नहीं कि इसका बीपी बढ़ जाए, फिर फटफटा गया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या ले लिया सुबह क्यों, अच्छा तो कल की डेट में डॉक्टर बन जाओगे तो मरीज से कहोगे देखो बेटा सुबह आओ तो सही दवा दूंगा, बाद में फिर ऐसी दे सकता हूं है। हाँ, उसमें लिख देना वहां पर कि इसके बाद दिमाग नहीं काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 बजे के बाद कोई आए तो बोले ये दवा का डब्बा रखा है, अपने आप खुद ही ले लो जो तुम्हें लेना है। क्या, अब पीछे नहीं कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ा रहा हूं। चलो, तो यहां तक हमने बता दिया फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। अब हम आगे सीखते हैं आवेश ज्ञात करना। तो अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है आवेश ज्ञात करना। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं, और अगला कॉन्सेप्ट होता है कि आवेश ज्ञात करना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, एक कोई परिवर्तन दे दिया जाएगा और उस परिवर्तन में पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर कितना आवेश होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो आवेश को कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक सूत्र दिमाग में रख लो, बस काम खत्म। आवेश होता है Q इक्वल टू N इंटू F। ये लो भैया आवेश, बस कहानी खत्म, इतनी सी बात थी। Q इक्वल टू N इंटू F, जानते हो आप वैसे आवेश को पहचानते हो, लेकिन देखो इधर Q इक्वल टू N इंटू F, इधर देखो Q हो गया आवेश। पेपर में 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं। अब नींद खुल गई सबकी, अब खुल गई। N N का मतलब क्या होता है, ये N थोड़ा सा अलग है, ये N थोड़ा सा अलग है। N का मतलब होता है एक गुणनफल है मोलों की संख्या गुणा N गुणांक। ये बेटा N का गुणा है, ये मतलब N की जगह मैं ये रख रहा हूं, मैं रखता हूं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से ऐसे रखता हूं, बाकी तो कुछ लोग क्या रखते हैं मुझे नहीं पता। मैं इस N को गुणनफल मानता हूं मोलों की संख्या इंटू N गुणांक का, मतलब N गुणांक इंटू मोलों की संख्या। और F तो भाई सब जाहिर है 96500। समझ में आ गया, ये है कंडीशन। चलो क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आएगा। जैसे ही क्वेश्चन आया आपके पास में मैग्नीशियम है
+2 से मैग्नीशियम प्राप्त हो रहा है, किसी यौगिक के साथ होगा, किसी यौगिक के साथ होगा MgSO4 MgCl, और यहां पर 2 मोल मान लेता हूं ये दिया हुआ है, तो 2 मोल MgCl2 से Mg प्राप्त हो गया। तो पूछा गया इस प्रक्रिया में यानी कि 2 मोल Mg+2 से Mg को प्राप्त करने पे क्या आवेश आवश्यक होगा, मतलब ऐसा करने के लिए कितना आवेश चाहिए, ये पूछा गया है। कितना आवेश चाहिए, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कैसे लगाएंगे, देखो कितने का परिवर्तन हो रहा है, 2 का हो रहा है, 2 का परिवर्तन, तो n गुणांक हो गया, अरे ये क्या हो गया, n गुणांक हो गया, ये हमारे मोल हो गए। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू F को F ही रहने दूं, F ही रहने देता हूं, यानी कि आंसर इज 4 है ना, सिंपल। अरे सिंपल था कि नहीं था, क्या किया अपन ने, परिवर्तन देख लिया, यानी यहां से यहां परिवर्तन, यानी इसको प्राप्त करने के लिए अगर ये 2 मोल है, 2 मोल प्राप्त करना चाहते हैं या 2 मोल हैं, तो उस जगह पर कितना आवेश यहाँ पर प्रयुक्त होगा, यही तो प्रश्न है ना हमारा। एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो मान लेता हूं Al है, Al+3 से Al मैं मान लेता हूं सपोज दैट 5 मोल है। अब आप समझ गए होंगे, होशियार बच्चे आवेश निकालो, कितना हो जाएगा बताओ बताओ, बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम, है ना। हाँ, तो कितना होगा, 5 गुणा कितने का परिवर्तन बच्चों, 3 का, 3 का परिवर्तन, 5 गुणा 3 इंटू F बराबर कितना हो गया, 15। होशियार। चलो इसी बात पर एक और क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं Al2O3 से यहां Al ले लिया और यहां ले लिया मैंने, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मॉड्यूल में है कहीं पर, 4/3 इतना ही है, एक बार दिखाना कितना, किसी के पास कुछ है क्या, नहीं 2/3 है यार, सॉरी 2/3 है 4/3, ठीक है। और इसके लिए हमने आपसे पूछा कि यहां पर आवेश की गणना करो, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, क्या करना होगा, Q इक्वल टू NF, Q इक्वल टू N इंटू F लगाना है। अब देखो बात को, और यहां पर मैं 2 मोल लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो 2F मतलब 2 मोल लिया है और Q इंटू N इंटू F लगाना है, तो मोल तो पता चल गया हमको 2 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, N गुणांक निकालना है। N गुणांक कितना होगा, यहाँ कितना होगा +3, यहाँ कितना होगा 0, तो परिवर्तन कितने का होगा, कितने का परिवर्तन सिखाया था मैंने, 2 का, 2 इंटू 3 आगे का, 3 उसका, फिर 2 उसका, 2 बटे इसका, इसका से परिवर्तन यहां कितने का, 4/3 इंटू 0 है। अच्छा ये 8 है, ये 4 समझ में आया कि नहीं आया, सब पढ़ा चुका हूं यार, भूल जाते हो अलग बात है, छोटे बच्चे हो, बच्चे तो बोलते हैं, है ना, बहुत छोटे हो अभी, तो समझ जाओ, समझ जाओ कि अभी क्या छोड़ के अभी आए हो, क्या हो गया यहां पर, समझ में आया कि नहीं, तो 2 इंटू दिस यानी कि मोल्स इंटू दिस, आ गया समझ में, तो है ना सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। कोई डाउट, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ सकता है, गैस के रूप में भी आ सकता है, कोई गैस अगर निर्गत हो रही होगी, कर लोगे गैस के निर्गत करने का, Cl2 Cl- में या C2 Cl Cl Cl2 में
इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कर लोगे कि नहीं ये बताओ पहले। हो जाएगा, आवेश सीधे सीधे आपको निकालना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन की थीम बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन की थीम ये है कि हमारे पास में यहां पर NaCl विलयन था, यहां पर हमारे पास में MgCl2 विलयन था, और यहां पर AlCl3 विलयन था। क्वेश्चन की थीम को समझिएगा, और तीनों ही श्रेणी क्रम में लगे हुए, ये तीनों ही श्रेणी क्रम में रखे हुए, और इसमें 2 फैराडे आवेश जो है उसको प्रवाहित किया जा रहा है। 2 फैराडे जो आवेश है उसको प्रवाहित किया जा रहा है, समझ गए। यहां भी 2 फैराडे, तो यहां भी 2 फैराडे, और यहां भी 2 फैराडे, श्रेणी क्रम में होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब यहां पर सोडियम जो प्राप्त हुआ है, जो मैग्नीशियम प्राप्त हुआ है, और जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ है, इसके मोलों का अनुपात क्या होगा। क्या कहा हूं मैं, मोलों का अनुपात। जो सोडियम प्राप्त हुआ है, जो मैग्नीशियम प्राप्त हुआ है, जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ है, इसके मोलों का अनुपात क्या होगा। देखो यहां पर मोलों का अनुपात भी आ सकता है, यहां पर भार का अनुपात भी आ सकता है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो सोचो मोलों का अनुपात कैसे निकालेंगे। मोलों का अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे कि मोलों का अनुपात क्या रहेगा। क्या कर सकते हैं, सोच के देखो क्या कर सकते हैं। 1 2 3 तीनों में चल रहा है, तीनों में संयोजकता परिवर्तन अलग अलग होगी, n गुणांक तीनों का अलग अलग होगा, लेकिन तीनों में एक चीज सेम होगी, पता है क्या। वेरी गुड, क्या सेम होगा, क्यू सेम होगा कि नहीं होगा। यानी कि यहां पर सोडियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ में होगा, मैग्नीशियम 2+ में होगा, सोडियम +1 में होगा, और यही सोडियम बनाएगा। मतलब ये किसमें बनाएगा, सोडियम बनाएगा, यही तो होगा। मैग्नीशियम +2 मैग्नीशियम में बनाएगा, Al+3 एल्यूमिनियम। तो तीनों में आवेश समान होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करूं, मैं तीनों के आवेश का पहले बात कर लेता हूं। इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें भी Q। समझ लो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। तीनों में Q, और तीनों में Q इक्वल टू कितना होगा बच्चों, NF। यहां भी कितना होगा, NF, यहां भी कितना होगा, NF। तीनों में NF होगा, समझ गए। ठीक है, अब आगे की कहानी ये शुरुआत करते। Q कितना है बेटा, वहां 2 फैराडे, 2 फैराडे। N का मतलब क्या हो गया, मोल इंटू N गुणांक। तो मोल मुझे निकालने, मैं यहां लिख दूं ऐसे, और N गुणांक का गुणनफल कितना होगा, 1 इंटू F। अब समझ में आया, तो F से F कट गया, क्लियर है। अरे समझ में आ गया, इसको अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। यहां कितना होगा, 2F इक्वल टू, यहां कितना होगा, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 इंटू F। अब समझ में आ गया, यानी कि यहां पर कितना आ गया, ये भी पक्का। और यहां कितना होगा, 2 इक्वल टू, कितने हो गए, यहां पर मोल निकालना है मुझे, इंटू 3 इंटू F, यहां पर F। अब मैं तीनों को अलग लिख दे रहा हूं, तीनों को अलग अलग लिख दे रहा हूं। पहले में सोडियम के कितने हो गए, सोडियम के कितने हो गए, 2। मैग्नीशियम के कितने हो गए, 1। एल्यूमिनियम के कितने हो गए, कितने हो गए, 2/3। गड़बड़ी मत करना, पक्का। अब देखो, अब देखो, 2:1 हो गया, सबको समझ में आ गया। ये ऊपर गया, यहाँ कितना होगा, 6:3। क्या आ गया, ये मोल अनुपात है ना। अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है, मोल अनुपात। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो करना क्या है, कुछ नहीं, तीनों में एक चीज कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगा, तीनों का आवेश समान रहेगा। तो उसको ध्यान रखना है कि तीनों का आवेश समान रहेगा। ठीक, मोल परिवर्तित हो सकते हैं और जो संयोजकता होती है, एन गुणांक जो होता है वो परिवर्तित हो सकता है। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? तो चलो आज इतना ही, बाकी फिर